यस टेक। साथियों नमस्कार। एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल गोल गुरु पर। हम आपके लिए बेहद से बेहद शानदार सामग्री आपके बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो सीरीज है उसका नाम है केबीसी कौन बनेगा कंपटीशन पति। आप भी इस आने वाले 10 दिन तक इस सीरीज में शामिल होकर के आप कंपटीशन पति बन सकते हो, रीट पति बन सकते हो, ताकि आपको सामाजिक पति बनने में कोई कठिनाई महसूस न हो। क्योंकि आजकल आपको पहले कंपटीशन पति बनना होगा, फिर आपको सामाजिक पति की जिम्मेदारी मिलेगी, जैसा कि हमारे समाज में आजकल ऐसा चल रहा है। तो हमने एक नई सीरीज शुरू की है केबीसी, और केबीसी का पहला एपिसोड है वो विकास से संबंधित था, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। और इसका दूसरा एपिसोड लेकर के मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। श्रीराम बिडिया सर, मनोवैज्ञानिक शिक्षक, गोल गुरु एकेडमी यूट्यूब चैनल, जो भैराराम जी बेड़ा के सानिध्य में चलता है, उनके पर आपको ज्योग्राफी की क्लास, पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस और साइंस की क्लासेस लगातार हो रही है। मैडम महोदया सुनीता जी, प्रोफेसर महोदया की सानिध्य में पॉलिटिकल व साइंस, और भैराराम जी बेड़ा के सानिध्य में हम भूगोल पढ़ रहे हैं। और मैं खुद आपको मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूँ, और मनोविज्ञान को भी निर्माणवाद तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक उच्च भाषा शैली के साथ में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में है वो किसी भी तरीके की कठिनाई है वो महसूस न हो। क्योंकि आपकी भाषा शैली उच्च होगी तो एग्जाम को क्रैक करने में आपको आसानी रहेगी। और यदि आप सामान्य भाषा शैली में पढ़ोगे तो वही कठिनाइयां वापिस आने वाली है, वही दुविधाएं आपको वापिस आने वाली है। तो मैं बिना किसी देरी के साथ में आज केबीसी सीरीज का दूसरा एपिसोड शुरू करने जा रहा हूं। कौन बनेगा कंपटीशन पति की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका साधुवाद, जो आप हमसे जुड़ करके इस तरीके का लाभ ले रहे हो। तो एरिक्सन के अनुसार जो क्वेश्चंस है वो हमारा आज का आपको दिखाई दे रहा है। एरिक्सन के अनुसार लोग पहचान अस्थायित्व के लिए दूसरों को आदर्श मानने और नकल करने की दशा ये है। ध्यान देना, हमने जब एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। 8 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 8 अवस्थाएं होती है। और 8 अवस्थाओं को, प्रत्येक अवस्था को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। खेल आयु है, किशोरावस्था है, वयस्क अवस्था है, अलग अलग तरीके से नाम दिया गया है। और अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार के द्वंद है या भूमिका द्वंद है वो महसूस करता है। बालक क्या करता है? संकट है, वो जीवन संकट है वो महसूस करता है। मैंने अच्छी तरीके से एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत को करवा रखा है यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर के देख सकते हो। तो ध्यान देना, एक शब्द आया था उस समय किशोरावस्था में, जो हमारी जो मानव सामाजिक विकास की जो चौथी अवस्था थी, परिश्रम विरामहीनता, बाल्य अवस्था के बाद ठीक बाद वाली अवस्था, जिसको मैंने खेल आयु कहा था। खेल आयु के बाद में क्या आ रही थी? बाल्यावस्था आ रही थी। बाल्यावस्था के बाद में क्या आ रही थी? किशोरावस्था आ रही थी, जिसमें मैंने एक संकट बताया था, भूमिका बनाम भूमिका सह भ्रांति। तो पहचान स्थायित्व देखता है, आदर्श मानता है दो लोगों को। तो आदर्श पूजा व वीर पूजा किस अवस्था की विशेषता होती है? किशोरावस्था की विशेषता होती है। मैंने वैसे भी किशोरावस्था में लिखा रखा है इस टॉपिक को। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा सीधा उत्तर होने वाला है, बिना किसी देखे। यदि आप उलझोगे तो कभी भी नहीं सुलझोगे एग्जाम में। और आपने पढ़ रखा है और बिना किसी उलझे सीधे सुलझे पर जाओगे तो आपका समय और आपका मानसिक समाध है पेपर, और आपके बीच में वो हमेशा शुद्ध बना रहेगा और अधिकतम नंबर आएंगे उस स्थिति में। पढ़ रखा है तो, वरना आप उलझोगे तो टाइम खराब होगा, और उलझते उलझते एग्जाम का फोबिया है वो हावी हो जाएगा, फिर आप सुलझ ही नहीं पाओगे। तो ये ध्यान देना है आपको। तो सीधा पढ़ना है और सीधा टिक लगाना है। और सीधा पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी हमें सत्य नहीं है, यानी असत्य कथन ढूंढना है या गलत कथन ढूंढना है। ये 4 कथन दिए रहेंगे। 5वां ऑप्शन है वो आपके अनुत्तरित का आएगा, नन ऑफ द अबव आएगा। अनुत्तरित प्रश्न जिसमें आप कोई भी ऑप्शन नहीं करते हो, आप
उसको क्या छोड़ना चाहते हो, ब्लैंक छोड़ना चाहते हो उस क्वेश्चन को, तो आपको पांचवा ऑप्शन काला करके आना है, ठीक है, ब्लैक करके आना है। तो इसको राउंड करके आना है, मैं कहूँ तो एग्जाम की भाषा में राउंड करके आना है आपको, पेंसिल से या जो भी पेन होगा आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, जैसा कि परीक्षा अथॉरिटी बताती है आपको पेन पेंसिल के बारे में। तो उसके माध्यम से आपको क्या करना है, पांचवें पर गोले को क्या करना है, राउंड अप करना है। तो ठीक है, तो ये विकास के चार कथन दिए गए। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। मैंने कहा था ना कि विकास की प्रत्येक अवस्था के क्या होते हैं, अपने खतरे होते हैं। खतरे यानी कुछ ऐसे कारक होते हैं जो विकास की प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। नकारात्मक रूप से पर्यावरणीय कारक भी हो सकते हैं या कोई आनुवंशिक कारक भी हो सकते हैं। जैसे मान लिया जाए माता पिता की बीमारी थी, तो वो बीमारी क्या होगी, आगे आ गई तो विकास को प्रभावित करेगी, तो ये तो क्या हो गया, आनुवंशिक कारक हो गया। जैसे हमने सिंड्रोम पढ़े थे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो वह होते हैं विकास में वो जो खतरा उत्पन्न करते हैं, वो तो हो गए आनुवंशिक कारक के कारण खतरा। और यदि कोई बाह्य कारक जैसे मान लीजिए विकिरणीय प्रभाव हो गया, या चाहे ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव हो गया, या वह कोई वायु प्रदूषण का प्रभाव हो गया, या सामाजिक दशा या सामाजिक परिस्थिति का प्रभाव हो गया, वो प्रभाव डालेगा, तो वो पर्यावरणीय कारक विकास में खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो कर सकता है, ये कथन तो सही है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, तो मैंने कहा था ना पर्यावरणीय कारक है वो सांस्कृतिक परिवर्तन किस में आएंगे, पर्यावरणीय कारकों में। तो संस्कृति है वो विकास को प्रभावित करती है। मान लिया जाए अमेरिका के बच्चे की सोच है वो भारत के बच्चे की सोच से और अधिक डेवलप है। अमेरिका के बच्चे की सोच है वो भारतीय बच्चे की नैतिकता से वो अलग नैतिकता दिखेगी। तो ये सांस्कृतिक परिवर्तन है, वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं विकास को। ये कथन भी सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। हमने अलग अलग विशेषताएं पढ़ी थी, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, शैशवावस्था की अलग अलग तरीके से उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, स्वयंगात्मक विकास है वो क्या होता है, अलग अलग तरीके से या भिन्न भिन्न तरीके से होता है उन अवस्थाओं में। तो यहाँ पर क्या होगा, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास किसी के कहने से नहीं होता है, कहने से होता, उकसाने से होता, अभिप्रेरणा से होता, तो विकास कब का हो जाता। विकास एक क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यदि आप में आनुवंशिकता ठीक है और अच्छा पर्यावरण मिल गया तो विकास हो जाएगा, वरना इन दोनों में क्या रह गया, इन दोनों में कोई एरर रह गई तो विकास प्रभावित हो जाएगा। तो विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर हमारा उत्तर होने वाला है। बी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ध्यान देना, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल व कुशलताएं सीखना किस अवस्था में होता है। मैंने जब हैविंग रस्ट पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि एक प्रश्न जरूर आएगा हैविंग रस्ट से, हैविंग रस्ट से। रस्ट से एक क्वेश्चन जरूर आएगा और इसको बोलते हैं विकासात्मक कार्य का संपर्क किसने दिया था, हैविंग रस्ट ने दिया था। और ध्यान देना, इन्हीं ये कहा था कि प्रत्येक अवस्था में बालक से समाज कुछ क्या रखता है, आशाएं रखता है, जिसको हमने सामाजिक प्रत्याशाएं कहा था कि प्रत्येक बालक की प्रत्येक अवस्था में विशिष्ट सामाजिक प्रत्याशाएं होती है। और इनमें अलग अलग तरीके से मैंने कहा था, शैशवावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए, उत्तर बाल्यावस्था के लिए। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये 3 ऑप्शन है, सामान्य खेलों की आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित व स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, और ये अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, ये तो होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं, उत्तर बाल्यावस्था के होते हैं। लेकिन ये व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ये पूर्व बाल्यावस्था की लक्षण है। तो व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता किसमें प्राप्त करेगा, पूर्व बाल्यावस्था में प्राप्त कर लेगा। तो ये ऑप्शन है यहाँ पर, सी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य परिपक्वों से पहले, सामान्य परिपक्वों से पहले प्रशिक्षित करना। अब ध्यान देना, यहां पर सामान्य परिपक्वों का अर्थ क्या है, आपके पास में जैविक क्षमता है ही नहीं, उस कार्य करने की जैविक क्षमता, कार्य करने की जैविक क्षमता क्या कहलाती है, जैविक क्षमता है ही नहीं। मान लिया जाए अभी तक वो क्या हुआ है,
जैविक रूप से विवाह के लिए परिपक्व हुआ ही नहीं है और आपने क्या कर दिया, उसका विवाह कर दिया या बाल विवाह कर दिया, तो वो क्या करेगा, सभी पक्षों के लिए हानिकारक होगा। तो ये हमेशा सामान्य परिपक्वता से पहले किसी चीज का अधिगम करवाना या किसी चीज का प्रशिक्षण देना या किसी चीज को सिखाना क्या होता है, हानिकारक होता है। तो कुल मिलाकर के क्या होगा, हानिकारक होगा, लाभदायक किसी दृष्टिकोण से नहीं होगा। मान लिया जाए बाल विवाह कर दिया तो वो आर्थिक पक्ष कमजोर हो जाएगा, सामाजिक पक्ष कमजोर हो जाएगा, मानसिक पक्ष है वो कमजोर हो जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे जो पक्ष है उनके अंदर ऊहापोह की स्थिति आ जाएगी और बच्चा वहीं पर विकास है वो वहीं पर रुक कर जाएगा और यह जो विकास प्रत्याशा है वो प्राप्त करनी चाहिए थी वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ध्यान देना, यहाँ ऑप्शन हो क्या होने वाला है, राइट, बी ऑप्शन राइट होने वाला है। कुल मिला करके क्या होता है, हानिकारक होता है। एक किशोर ये महसूस करता है कि अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया। ये 2.5 अक्षर का शब्द है, प्यार। प्यार, ध्यान देना, मैं बहुत बार बार कहता हूं, यहां पर जिंदगी 2 समीकरणों से चलती है। प्यार महत्वपूर्ण है जिंदगी में, लाइफ प्लस लव। क्या मिलेगी, हर आदमी को जब प्यार मिलेगा जीवन में तब हैप्पी मिलेगी, और लाइफ माइनस लव मिलेगा तो क्या होगा, व्यक्ति क्या होगा, अनहैप्पी होगा, अनहैप्पी या सैड होगा। यदि हम इन दोनों जिन समीकरणों को सरल करें, हम दोनों समीकरणों को सरल करें या दोनों समीकरणों को सरल करें तो लव से लव क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो प्यार प्यार से क्या हो जाता है, जुदा हो जाता है। और ऐसी स्थिति जब बात करते हैं, जब प्यार प्यार के सामने होता है, कहता है कि गहरा प्यार किसी ने नहीं किया है, तब तो प्यार जुदा होता है आपको। तो यहां पर टू लाइफ क्या बनेगा, टू लाइफ इज इक्वल टू हैप्पी प्लस सैड, और लाइफ बराबर क्या बनेगा, हाफ हैप्पी प्लस हाफ सैड। कभी खुशी कभी गम, पर जिंदगी को जीना है हमें हर दम। तो ये प्यार व्यार का चक्कर अभी छोड़ दो। ये कह रहा है, मैंने इसलिए क्वेश्चंस कराया है यहाँ पर क्योंकि ये आपके किशोरावस्था, आपके सिलेबस में किशोरावस्था में डेविड एनकाइड ने क्या दिया था, विशेष एम केंद्रण दिया था। विशेष एम केंद्रण के कारण से 2 तरीके के विचार है वो बालकों में आते हैं, किशोरों में आते हैं, काल्पनिक दर्शक और व्यक्तिगत मिथक। काल्पनिक दर्शक में व्यक्ति सोचता है कि मेरी अपेक्षाएं और मेरी भावनाओं को कोई पहचान नहीं पाता है, ठीक है। और व्यक्तिगत मिथक में क्या सोचता है, बालक सोचता है काल्पनिक दर्शक में कि सारी दुनिया की नजर मेरी ओर है। लेकिन व्यक्तिगत मिथक में यह सोचता है कि मैं जितना सोच सकता हूं उतना मेरे बारे में कोई नहीं सोच सकता। तो अगली भी आपसे इतना ही प्यार कर रही होगी, तो मेरे जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया है, ये आप किस तरीके से कह सकते हो। ये तो एक मान लिया जाए आपकी क्या है, व्यक्तिगत मिथक है या व्यक्तिगत पूर्वाग्रह है, आपकी दंत कथा है। क्योंकि अगले वाले ने, अगले वाले भी या अगला वाला भी आपसे क्या कर रहा होगा, अथाह प्यार कर रहा होगा, देख नहीं पा रहे होंगे आप उसको, महसूस नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये होता है व्यक्तिगत मिथक या व्यक्तिगत पूर्वाग्रह होता है, पर्सनल फिबल होती है। ये केवल दंत कथाएं होती है, दांत पर घड़ते हैं बात कि तू मेरी कथा को क्या जाने। अरे कथा कभी न कभी आपको खात बना देगी आपकी जिंदगी को। ये कथा, ये खुशबू, ये प्यार की लेना बंद करो और आप पढ़ाई पर ध्यान दो। 10 दिन के लिए रीट आने वाली है, रीट के बाद में 3rd ग्रेड के वेरी इंपॉर्टेंट बेंच है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होने वाले हैं। उस समय मैं गहराई से कराऊंगा, क्योंकि रीट को ध्यान देना, रीट में क्या होता है, रीट को एक पुनर्बलित परीक्षा नहीं समझते बच्चे आजकल, केवल पास करना समझते हैं। इसलिए मैं इसको डिटेल से नहीं कर पा रहा था। और जब आपका उत्साह होगा 3rd ग्रेड भर्ती में, तब हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं इन चीजों को, और यहां पर आपको बातें लग जाएगी, आपका भी रुझान है वो इन चीजों की ओर बढ़ेगा। क्योंकि वहां पर क्वेश्चन गलत होता है तो आपका एग्जाम छूटता है, और यहाँ पर आप सोचते हो कि 60% तो हम प्राप्त कर ही लेंगे, दूसरे सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं करा लेंगे, तो मनोविज्ञान को पढ़ने की क्या जरूरत है। ये भी कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो व्यक्तिगत मिथक है, और आपको मानता हूं कि आप ऐसा हर सब्जेक्ट में सोच रहे हो, तो आपका ये भी मिथक है, क्योंकि रीट आसानी से पास होने वाली नहीं है।
क्योंकि 3 पारियों में 3 अलग अलग तरीके के पेपर आएंगे और उनमें विविध प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। और आपका मान लिया जाए कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले पास कर रखी है तो ठीक है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पहली बार बैठ रहे हैं तो उनकी रीट पास न हो, ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि सीटी का रिजल्ट आने के बाद में लोगों में एक उत्साह बढ़ गया है कि रीट तो पास हो ही जाएगी। तो रीट ऐसे पास नहीं होती है, थोड़े बहुत पढ़ो ताकि आपके क्या हो, पात्रता परीक्षा के पात्रता के बराबर अंक बन जाए और पात्रता के बाद में आप थर्ड ग्रेड का एग्जाम दे पाओ और जल्दी ही स्कूलों में डेपुटेटेड हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बालक नैतिक मूल्यों के विकास में निम्नलिखित में कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा कारक है वो नैतिक विकास के मूल्यों में क्या निभाता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यदि बालक का सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण अच्छी तरीके से हुआ है तो उसके सारे के सारे पक्ष हैं, नैतिक, सामंगिक या भावनात्मक कहूं, ये सब के सब अपने आप क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। तो सही सामाजिकरण है वो यहाँ पर उत्तर सही होने वाला है। 3 नंबर ऑप्शन है, 2 नंबर और ये 3 नंबर कर लो, 3 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक में नैतिक विकास के कौन से स्तर में, यहां पर स्तर पूछ रखा, 3 स्तर बताएं कोहलबर्ग ने, ये नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण या अभ्यांतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार या दंड से निर्धारित होते हैं। तो मैंने कहा था 3 स्तर बताए थे, पूर्व रूढ़िगत, पूर्व रूढ़िगत, परंपरागत भी कह सकते हैं, दूसरा बताया था मैंने रूढ़िगत, और तीसरा बताया था उत्तर या पश्च रूढ़िगत। पश्च रूढ़िगत, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने कहा था कि पूर्व रूढ़िगत स्तर में नैतिकता है वो पूर्णतः बाह्य होती है, रूढ़िगत में नैतिकता का आंतरिकरण शुरू हो जाता है। आंतरिकरण शुरू हो जाता है, जबकि उत्तर रूढ़िगत अवस्था में जो नैतिकता है वो पूर्णतः आंतरिक हो जाती है। क्या हो जाती है? पूर्णतः आंतरिक हो जाती है। तो यहां पर ध्यान देना है। तो यहां पर क्या कह रहा है, बालक की नैतिकता तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड पर निर्धारित करते हैं, जो कि आंतरिकरण होते हैं, आंतरिकरण नहीं होता है। तो कौन सी अवस्था होगी? पूर्व रूढ़िगत। पूर्व रूढ़िगत को हम क्या कह सकते हैं? पूर्व परंपरागत। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहां पर हमारा सही उत्तर होने वाला है। बिना किसी देरी के अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन से हमारा, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो जब कोहलबर्ग का सिद्धांत कराया था तो मैंने कहा था कि कोहलबर्ग ने नैतिकता व नैतिक तर्कणा में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। नैतिकता यानी नैतिकता, कोई कार्य नैतिक है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका जवाब कौन देता है? कोहलबर्ग देता है। तो ध्यान देना, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच में स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो यहां पर राइट होने वाला है। लेकिन ध्यान देना, इससे पहले मैं एक ऑप्शंस पर आपकी नजर और डालने वाला हूं बिना किसी देरी के। उसके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो ये किसने किया है? संज्ञानात्मक परिपक्वता, परिपक्वता, जैसे जैसे व्यक्ति इसका संज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे उसकी नैतिक परिपक्वता है वो बढ़ती है। नैतिक परिपक्वता समानुपाती किससे क्या होती है? संज्ञानात्मक परिपक्वता के। तो ये किसने कहा है? जीन पियाजे ने। तो ये चौथा कथन है वो किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
भौतिक वृद्धि और विकास, ध्यान देना, भौतिक वृद्धि और विकास यानी शारीरिक विकास, बालक का शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक पक्ष का विकास के सिद्धांत को पालन करता है। कौन सा सिद्धांत है वो उसको पालन करता है। ठीक है, इसमें से ऑप्शन देखना है। सरल से जटिल विभेदीकरण, जटिल से सरल, सरल से जटिल होगा लेकिन जटिल से सरल नहीं होगा। शीर्षगामी अवरोही, देखना जब सिपेलोकोडल पढ़ा था तो शीर्ष से ऊपर, शीर्ष से नीचे की ओर, तो शीर्षगामी क्या होगा, अवरोही ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। समीपस्थ आंतरिक से बाह्य, समीपस्थ यानी आंतरिक से बाह्य, यहां से यहां तक विकास होगा, यहां से यहां तक विकास होगा, तो आंतरिक से बाह्य, तो ऑप्शन ये सही है। समीपस्थ अवरोही, समीपस्थ अवरोही नहीं होगा, समीपस्थ क्या होगा, आंतरिक से बाह्य होगा, तो यहां पर अवरोही लिखते ही ये क्या हो गया, गलत हो गया। और शीर्षगामी आंतरिक से बाह्य नहीं लिख करके क्या लिखना था, अवरोही लिखना था, ये गलत हो गया। ठीक है, विभेदीकरण सरल से जटिल और जटिल से सरल, ये कोई तुक तुक वाली बात नहीं है, दोनों ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला, 2 नंबर ऑप्शन, शीर्षगामी अवरोही ऊपर से नीचे और समीपस्थ धीरस्थ, समीपस्थ यानी आंतरिक से बाहरी, तो कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है, 2 नंबर ऑप्शन से वो यहां पर राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। बालकों में स्वयंगात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वातावरण अधिक उपयुक्त है। स्वयंगात्मक विकास, बालक अपनी भावनाएं प्रकट करेगा तभी तो क्या होगा, स्वयंगात्मक विकास अच्छी तरीके से होगा। तो बालकों में स्वयंगात्मक विकास के लिए उदासीन माहौल है वो बिल्कुल भी क्या होगा, मायना नहीं रखेगा। प्रभुत्ववादी है वो भी बिल्कुल मायना नहीं रखेगा। मान लीजिए उदासीन है शिक्षक और क्या हो रही है, बच्चों के बीच में बातचीत ही नहीं हो रही है, तो स्वयं कहां से प्रकट करेगा, उदासीन का मतलब तो ये हो गया। प्रभुत्ववादी को समझिए, शिक्षक ने क्या कर रखा है, सारे सारे बच्चों को दबा करके रख रखा है, किसी को भी बोलने की छूट नहीं है, तो प्रभुत्ववादी वातावरण में भी बालकों का स्वयंगात्मक विकास नहीं होगा। सहयोगपूर्ण यानी बच्चों के साथ रह करके क्रिया करना, बच्चों के साथ में घुलना मिलना, तब बच्चे क्या करते हैं, अपने स्वयं या अपने विचारे वो शिक्षक से कहते हैं, वरना कभी भी बच्चे नहीं कहते हैं। तो सहयोगपूर्ण वातावरण है वो क्या होगा, स्वयंगात्मक विकास के लिए उपयोगी हो गया। अनुमति या वर्जनाहीन यानी अब बालक जब शिक्षक कह देता है कि चलो आपको कोई बात कहनी है तो कहो, तो भी बालक नहीं कह पाता है, क्योंकि वो बालक है वो शिक्षक से क्या करता है, एक तरीके का अलगाव या एक तरीके से क्या करता है, कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करता है। तो अनुमत वातावरण है या वर्जनाहीन वातावरण यानी परमिशन देने के बाद में भी बच्चा नहीं करेगा अपने स्वयं का प्रकट। वो जब हम घुलेंगे मिलेंगे बच्चे के साथ में तब जाकर के वो सहयोगपूर्ण वातावरण बनाएंगे, बच्चे के साथ में घुले मिलेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, बच्चे के साथ में कोऑपरेटिव रहेंगे, तब बच्चा है वो हमारे साथ में विचार साझा करेगा, उससे सामाजिक विकास है उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। अभिभावकों और अध्यापकों के द्वारा किशोरों से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो अभिभावक और अध्यापक किशोरों के साथ में सर्वोत्तम विधि कौन सी करते हैं, तो ध्यान देना। अभिभावन शैलियां, अभिभावन शैलियां डेविड बुमरीड ने दी थी, और बालक का लालन पालन या पालन पोषण किस तरीके से या किस विधि से होता है, ये हमें अभिभावन शैली या परवरिश शैली बताती है कि किस स्टाइल में परवरिश की गई है, परवरिश शैली बताती है। ठीक है, परवरिश शैली हमें ये बताती है। तो ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, परवरिश शैली है वो सर्वाधिक किशोर है वो सर्वोत्तम कौन सी होगी, लोकतांत्रिक। जब किशोर के विचारों को क्या करेंगे, हम लोकतांत्रिक रूप से ग्रहण करेंगे या लोकतांत्रिक वातावरण बनाएंगे किशोर के साथ में, तब जाकर के किशोर है वो क्या होगा, किशोर है अपने विचार प्रकट कर पाएगा, अपनी समस्याएं बता पाएगा, अपने द्वंद्व है, अपने जीवन संकट है, उनसे हमें रूबरू होने का मौका मिलेगा। और यदि लोकतांत्रिक नहीं होकर के अनुज्ञात्मक या नियंत्रात्मक या एकतंत्रीय यदि हमने क्या कर दी, अभिभावन शैली से उसकी परवरिश शुरू कर दी, तो किशोर कभी भी अपनी समस्याएं या अपने जीवन संकट या अपने द्वंद्व
या अपने तनाव की जो परिस्थितियां वो कभी भी हमसे साझा नहीं करेगा और किशोर का विकास है वो अवरुद्ध होकर के रह जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि अभिभावन शैलियां या परवरिश शैलियां कितने प्रकार की होती है और ये क्या क्या होती है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं, ताकि क्योंकि हमारे विकास को प्रभावित करने वाले कारक है वो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। अभी तक एमपी टेट में, महाराष्ट्र टेट में क्वेश्चन इसके पूछे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ने एक पालकों को एक विशिष्ट जो टॉपिक्स है या बिंदु है वो करवाया जाए, ताकि बच्चों को जब क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन गलत ना हो और बच्चे हैं वो बिना किसी झिझक के उत्तर दे करके आए, और हमारे बच्चे, हमारे यूट्यूब चैनल के बच्चे हैं वो अन्य बच्चों से भिन्न नजर आए या रचनावादी नजर आए मनोविज्ञान के संदर्भ में या मनोविज्ञान के क्षेत्र में। तो चलो 4 प्रकार की अभिभावन शैलियां या परवरिश शैलियां हैं वो हमारे यहाँ पर चलती है। ठीक है, तो साहधिकारवादी परवरिश शैली, देखो एक बालक को जब हम पेंटिंग करते हैं या उसकी परवरिश करते हैं तो हमारे 2 चीजें महत्वपूर्ण होती है। पहली होती है उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व और मांग, उत्तरदायित्व और मांग। उत्तरदायित्व का मतलब क्या है कि बालक, माता पिता बच्चे के लिए क्या करेंगे, वो तो होता है उत्तरदायित्व, और एक होती है मांग कि माता पिता है वो बच्चों से क्या चाहते हैं, वो होती है मांग। तो साहधिकारवादी परवरिश शैली, जिसको हम प्राधिकृत परवरिश शैली कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्राधिकृत परवरिश शैली भी कह सकते हैं। ऑथोरिटेटिव पेंटिंग स्टाइल, इंग्लिश में ध्यान रखना है आपको, हिंदी में बहुत सारे नाम कह सकते हैं, साधिकारात्मक, प्राधिकृत, अधिकृत, बहुत सारे नाम आ सकते हैं हिंदी में, लेकिन आपको इंग्लिश में एक ही नाम मिलेगा, ऑथोरिटेटिव पेंटिंग स्टाइल। तो साधिकारवादी परवरिश शैली में क्या होता है, माता पिता अपना उत्तरदायित्व भी निभाते हैं और बच्चों से उत्तरदायित्व के साथ साथ में मांग भी रखते हैं, बच्चों से उचित मांग भी रखते हैं, यानी बच्चों के स्तर के अनुकूल मांग भी क्या करते हैं। ठीक है, तो देखो प्राधिकृत साधिकारवादी परवरिश शैली में माता पिता बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व को भी निभाते हैं, साथ ही बच्चों से स्तर या क्षमता के अनुसार व्यवहार की मांग भी करते हैं। यानी माहौल भी देते हैं और माहौल के अनुरूप जो क्षमताएं होती है बच्चों की उसके अनुसार क्या करते हैं, मांग भी करते हैं। ऐसा नहीं कि स्कूल भेज रहे हैं तो इसका मतलब सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी बच्चे ने और बच्चों से ये कहेंगे कि चल पैसा कमा करके ला तू मुझे ऐसा दे, यानी मांग क्षमता के अनुसार या स्तर के अनुसार क्या करते हैं, व्यवहार की मांग करते हैं। तो जब हम सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, उत्तरदायित्व दे रहे हैं, तो बच्चों से ये कहेंगे कि टाइम पर घरे कार्य करे, कक्षा में ध्यान लगा करके पढ़े, तो ऐसे माता पिता है। ऐसे माता पिता और बच्चों के बीच में निरंतर क्या चलता रहता है, संवाद चलता रहता है। बच्चे के माता पिता बच्चों की परिस्थिति के अनुसार क्या करते हैं, सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं और उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के बाद में वो उन सुविधाओं के माध्यम से ऐसे ही व्यवहार की क्या करते हैं, आशा करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम साधिकारवादी परवरिश शैली, जिसमें बच्चों वे माता पिता के बीच में क्या चलता रहता है, निरंतर संवाद चलता रहता है। बच्चे माता पिता के साथ में क्या करते हैं, खुल करके बातचीत करते हैं, बच्चे अपने विचार प्रकट करते हैं
और बच्चे माता पिता है वो बच्चों के विचार सुन करके उनके अनुसार माहौल प्रदान करने की कोशिश करते हैं, और माहौल जो अनुकूल होता है वो प्रदान करते हैं, और उस माहौल के अनुसार वो क्या करते हैं, मांग रखते हैं। इसलिए इस अधिकारवादी प्राधिकृत अधिकार साधिकारात्मक परिवरित शैली को हमने लोकतांत्रिक परिवरित शैली भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक परिवरित शैली भी कहते हैं। इसीलिए तो इसको लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, ये सर्वोत्तम अभिभावन शैली होती है कि आप अपने बच्चे को पालते हो तो आप अपने बच्चों के साथ में, मान लिया जाए बच्चा क्या कर रहा है, कोई चीज खाने की कोशिश कर रहा है, कोई चीज खाने की, जैसे मान लिया जाए बच्चे ने कुरकुरे खाने के लिए क्या कर लिए, जिद कर लिए, तो बच्चों को क्या करेंगे, बच्चों की मांग को पूरा करना है, उत्तरदायित्व बनता है मांग को पोषण प्रदान करें। तो बच्चों को हम क्या करेंगे, निरंतर संवाद करेंगे बच्चे के साथ में, कुरकुरे खाने के नुकसान बताएंगे, और कुरकुरे के साथ में जो दूसरा सब्सटेंस है वो बना करके घर में उपलब्ध कराएंगे, और ये बच्चों से मांग करेंगे कि आप स्कूल में भी ये कुरकुरे नहीं खाओगे। तो ये व्यवहार क्या करते हैं, क्षमता के अनुसार व्यवहार करने की मांग भी करते हैं। दूसरी होती है हमारी सत्तावादी परवरिश शैली, जिसमें क्या करते हैं, बच्चों पर यहां पर उत्तरदायित्व तो क्या करते हैं, उत्तरदायित्व तो निभाते हैं, लेकिन मांग क्या रखते हैं, भारी रखते हैं। ठीक है, खोदा पहाड़ निकली चिड़िया, तो बच्चों से उत्तरदायित्व तो निभाते हैं लेकिन उनसे अधिक मांग रखते हैं। तो सत्तावादी होते हैं, हरदम क्या करते हैं, बच्चों को दबा करके रखते हैं। इसलिए इसको हमने बोला है सत्तावादी, या इसको बोलते हैं एकात्मक परवरिश शैली, एक तंत्रीय परवरिश शैली, या इसको बोलते हैं दबावपूर्ण परवरिश शैली, बोलते हैं ऑथोरिटेरियन परवरिश शैली। और तीसरी जो अभिभावक शैली होती है जिसमें अनुज्ञात्मक परवरिश शैली होती है, जिसमें उत्तरदायित्व तो निभाते हैं, उत्तरदायित्व तो निभाते हैं लेकिन मांग क्या रखते हैं, बिल्कुल भी नहीं रखते हैं बच्चों से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनुज्ञात्मक या अनुमोदक परवरिश शैली, इसको बोलते हैं अनुज्ञात्मक या अनुमोदक परवरिश शैली। अब बच्चों को खूब सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे लेकिन बच्चों से बिल्कुल भी मांग नहीं करेंगे, तो ऐसे बच्चे क्या हो जाते हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं। ये सेठ लोगों के परवरिश शैली होती है जिसमें अपने बच्चों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, उत्तरदायित्व फुल निभाते हैं, खूब सुविधाएं देते हैं, तो पहिया गाड़ी लानी है, मोबाइल लेना है, जो कुछ लेना है, एप्पल का फोन लेना है वो दे दो। लेकिन अनुज्ञात्मक परवरिश शैली में मांग बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, बच्चों से आशा या अपेक्षा कुछ भी नहीं रखते हैं। तो यहां ध्यान देना, अनुज्ञात्मक शैली ऐसी होती है जिसमें मांग तो क्या होता है, उत्तरदायित्व तो खूब निभाते हैं लेकिन मांग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, या अपेक्षा या आशा। लेकिन सत्तावादी में क्या करते हैं, उत्तरदायित्व तो निभाते हैं लेकिन मांग क्या रखते हैं, उत्तरदायित्व से अधिक रखते हैं। कि बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं और बच्चों को क्या बना रहे हैं, कलेक्टर बनाने की बात कर रहे हैं, कलेक्टर नहीं, अभी तो 10वीं पास करवा दे वही ठीक है, अभी तो रीट पास करवा ले वही ठीक है। तो बच्चों से ये आशा रखते हैं, ऊंची आशा रखते हैं, तो वो ये सत्तावादी परवरिश शैली। अनुज्ञात्मक शैली जो सबसे जो वीआईपी परिवार होते हैं उनके बच्चों की होती है, जिनमें अंदर क्या करते हैं, खूब सारी सुविधाएं दी जाती है, जैसा खाना है वैसा खाओ, जैसे हाँ घूमना है वैसा घूमो। तो इस तरीके से होती है। असावधानी पूर्ण परिवेश शैली में क्या होता है, उत्तरदायित्व भी नहीं निभाते हैं, अभिन्न या असंबंध उत्तर शैली भी कहते हैं इसको, अभिन्न या इसको अभिन्न या असंबंध उत्तरदायित्व शैली भी कहते हैं। तो इस शैली में क्या होता है, बिल्कुल न तो उत्तरदायित्व निभाते हैं और न ही क्या करते हैं, मांग रखते हैं बच्चों से। केवल जन्म देने का जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं बच्चों को, जन्म देकर के बच्चे को क्या छोड़ देते हैं, बिल्कुल अलग छोड़ देते हैं, जिसके कारण से बालकों में एक विभिन्न प्रकार की क्या हो जाती है, अवसादपूर्ण जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये 4 तरीके की अभिभावन शैलियां थी। जो आपको कैसी लगी आप वीडियो में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। धन्यवाद, सुप्रभात।